हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो अपन जो नेमराज जी सुंडा की बुक थी उसको ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अपन ने 4 क्लासें पहले हो चुकी है, आज 5वीं क्लास है। तो उसके अंतर्गत आज बात करेंगे अपन सोइल कंजर्वेशन या मृदा संरक्षण या मिट्टी संरक्षण। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चीज़ तो ये आती है कि आप ये सोचते हो कि मृदा संरक्षण, तो मृदा का संरक्षण कैसे किया जाता है या उसको बचाया जाता है, ये क्या किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग के अंदर ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि सॉइल कंजर्वेशन करते हैं तो उसके मुख्य करेक्टर क्या होते हैं, अपन क्यों करते हैं सॉइल कंजर्वेशन, है ना, मिट्टी संरक्षण। तो उसके लिए पहली चीज़ आती है, अपन पहली चीज़ क्या करेंगे कि अपन सोइल में मॉइस्चर कंट्रोल करेंगे, है ना। अगर जहाँ पे कम वर्षा हो रही है तो वहाँ पर क्या करेंगे, मॉइस्चर कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा कि अपने पास में इरोजन हो रहा है, चाहे विंड इरोजन हो चाहे वाटर इरोजन हो, तो उन इरोजन को कम करेंगे। तो वह सब किसके अंतर्गत आती है, मिट्टी संरक्षण या सोइल कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। तो चलिए अपन इसी को बात करते हैं फर्स्ट को लेकर कि अपन दो तरीके से अपन क्या कर सकते हैं सोइल कंजर्वेशन। एक तो एग्रोनॉमिकल मेजर्स के द्वारा या कृषि कार्य के द्वारा अपन सही कर सकते हैं। दूसरा आता है मैकेनिकल, किसके द्वारा, मैकेनिकल। तो मैकेनिकल मेथड, ये जिसे हिंदी के अंतर्गत कहा जाता है यांत्रिक उपाय। तो अपन इन दो तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट अपन आता है एग्रोनॉमिकल या कृषि संबंधी उपाय। तो पहले अपन इनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में यांत्रिक उपाय को पढ़ेंगे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। मैं विथ डायग्राम आपको हर एक चीज टर्मिनोलॉजी क्लियर करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है आपका कि कृषि संबंधित उपाय। यह उन क्षेत्रों में अपनाए जाते हैं जहां ढलान 2% से कम है, कटाव की समस्या गंभीर नहीं है। कि मतलब सामान्यतः जहाँ पे ढलान है 2% से कम होता है आपके फील्ड का, और वहाँ पे जो कटाव वगैरह होता है उसकी गंभीर समस्या नहीं पाई जाती, जनरली नॉर्मल समस्या होती है, जिसे अपन या तो समोच्च खेती या स्ट्रिप क्रॉपिंग करके या जुताई टिलेज ऑपरेशन करके या मिल्च द्वारा, जिसे कि अपन पलवार कहते हैं, इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, या फिर अपने पास में स्ट्रिप क्रॉपिंग द्वारा, समोच्च यानी कि कंटूर खेती द्वारा इनको क्या किया जा सकता है, अपन सुधार सकते हैं। मतलब कि अपने सब कुछ ये अपने हाथ में हो सकता है कि अपन ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि अपन इन चीज़ों का रोक सकते हैं, कृषि संरक्षण कर सकते हैं। तो चलिए अपन इनके ऊपर एक एक टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे। कि आपके पास में सबसे पहले आता है कि समोच्च खेती या कंटूर कल्टीवेशन। तो कंटूर कल्टीवेशन क्या होता है कि ढलान के विपरीत फसलों की बुआई करना। जैसे कि आपके सामने ये कोई पहाड़ है, इसके जैसे कि ये ढलान है, तो इसके विपरीत मतलब कि ऐसे ढलान है तो अपन क्रॉप ऐसे लगाएंगे, है ना। तो ढलान के विपरीत तो ये क्रॉप लगाते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, कंटूर कल्टीवेशन। यह मिट्टी की उर्वरता और नमी का संरक्षण करती है। तो ये क्या क्या करेगी, मिट्टी का संरक्षण करेगी और उर्वरता को भी कम कर देगी। अब इसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको कि जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ। इसके अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम के अंतर्गत क्या कर रहे हैं अपन कि जैसे कि आपका ये ढलान है, ये आपका ढलान है इधर से इधर, तो ये ढलान है तो इसके विपरीत जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्रॉप लगाई गई है, ये क्रॉप लगाई गई है, ये क्रॉप लगाई गई है ना। तो इसे अपन क्या कहेंगे, कंटूर फार्मिंग, है ना। इसे क्या कहेंगे, कंटूर फार्मिंग। कि अपन ढलान के विपरीत, ये आपका ढलान हो गया, इसके विपरीत फसल लगा रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, कंटूर फार्मिंग। जिसे कि अपन ने डेफिनेशन समझ ली कि ढलान के विपरीत फसलों की बुआई करना। इससे क्या होगा कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी। और उर्वरता कैसे बनी रहेगी, जैसे कि अगर सपोज करो ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, वर्षा के साथ पानी जा रहा है, तो यहाँ की ऊपरी भूमि कि जो भी पोषक तत्व वगैरह होंगे ये अपने साथ घोल के नीचे ले आएंगे, तो यहाँ की जो भूमि होगी वो अनउपजाऊ हो जाएगी। बट अपन इसके विपरीत अगर कृषि करते हैं तो उससे क्या होगा कि जहाँ की यहाँ की भूमि है वो यहाँ पे बनी रहेगी और यहाँ के पोषक तत्व नीचे की ओर जल्दी से जा नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उर्वरता को भी बनाए रखता है, और जो यहाँ की नमी है तो क्रॉप करते हैं तो वो नमी को भी यहाँ पे क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। चलो अब नेक्स्ट की मैं बात करूँ कि आपके पास में नेक्स्ट आता है, वो आता है पलवार। तो मल्च क्या होती है, तो पलवार की पहले तो डेफिनेशन देख लीजिए आप, फिर उसके बाद में अपन डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मल्च क्या करती है, आपके वाष्पीकरण को कम करने और मिट्टी को पानी में सुधार करने के लिए मिट्टी की सतह पर लागू की जाने वाली सभी सामग्रियां क्या कहलाती है, मल्च या पलवार। जैसे कि फसल के अवशेष हो गए, पत्ते हो गए,
खाद हो गई, पॉलीथीन फिल्म आदि हो गई। इसका मुख्य कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? नमी का संरक्षण करना। इसके अलावा जैसे कि शुष्क भूमि वगैरह है जहाँ पे बरसात वगैरह कम होती है, तो वहाँ पर क्या करेगा, मृदा के क्षरण को भी रोकता है और नमी का संरक्षण भी करता है। तो चलिए अपन इसको बात करते हैं एक बार कि डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे कि ये मल्च दी गई है ना, तो इसके अंतर्गत ये कौन सी मल्च है आपकी? जो कि प्लास्टिक मल्च है ना, फिल्म मल्च बोला जाता है ये। तो यहाँ पे आपकी क्रॉप लगी हुई है, ये मल्च लगी हुआ है। यहाँ पे भी आपकी क्रॉप है, ये मल्चिंग की हुई है प्लास्टिक। अब इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि एक तो आपके फील्ड के अंतर्गत जो कि वीड वगैरह है वो जर्मिनेट नहीं होंगे आसपास के अंतर्गत। दूसरी चीज़ ये कि अगर इसको जैसे कि ड्रिप इरिगेशन लगा रखी है अपन ने इसमें, तो जो पानी होगा वो वाष्प के रूप के अंतर्गत कम ह्रास होगा या फिर उसका नुकसान बहुत कम होगा। तो जैसे ही पानी इसके पास में जाएगा तो वो नमी इसके अंतर्गत संरक्षित रहेगी और पौधे आसानी से इसे एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो जैसे ही अपन ने जैसे प्लास्टिक की मल्च है, तो मल्च भी कई प्रकार की अपन ने ऊपर बात की कि जैसे कि पत्ते के अवशेष, खाद, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन आपने देख लिया। अब खाद वगैरह या जैसे ये देख सकते हो आप, आपके पास में ये क्रॉप लगी हुई है और यहाँ पे ये देखो क्रॉप के फसल के अवशेष यहाँ पे डाले हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो इसके नीचे नमी है, तो प्रकाश की डायरेक्ट नीचे मिट्टी के अंतर्गत प्रकाश आ नहीं पाएगा और वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा इवापोरेट नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा कि इस सोइल की जो नमी है वो आसानी से बनी रहेगी और पौधे को नमी उपलब्ध होती रहेगी। तो इसे कहेंगे अपन, जैसे कि अपन रेसिड्यू मल्च भी कह सकते हैं। और मल्च का मतलब क्या होता है? कवरिंग ऑफ दिस सोइल, कि अपन सोइल को कवर कर रहे हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? मल्च कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे एक फोटो और देख सकते हो, इसके अंतर्गत भी जो आपके क्रॉप के रेसिड्यू लेके और यहाँ पे ये मल्च की गई है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करूँ मैं, तो नेक्स्ट आती है आपके सामने, वो आती है स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग से फ्रेंड्स काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके कि स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है। तो पहले इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसका डायग्राम के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूँगा, काफ़ी हद तक समझ में आएगा। स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंतर्गत क्या आएगा फ्रेंड्स कि जैसे कि अपन क्या करेंगे कि जैसे कोई फील्ड है, इसके अंतर्गत अपन ने क्रॉप लगा रखी है, तो एक क्रॉप तो ऐसे लगाएंगे कि जो मृदा संरक्षण होता हो और एक क्रॉप ऐसे लगाएंगे जिसके अंतर्गत मृदा संरक्षण रोकती हो। जैसे कि अपन ने मक्के की फील्ड लगा रखी है, यहाँ पे मक्का लगा रखा है अपन ने। मैं एक बार आपको इसको डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे कि अपना ये पूरा फील्ड है, इसके अंतर्गत जैसे कि अपन ने इतने एरिया के अंतर्गत ये अपन ने लगा दिया मेज, है ना, ये क्या है? मेज। अब इसके साथ साथ ही जैसे कि अपन नेक्स्ट पट्टी के अंतर्गत यहाँ पे लगाएंगे अपन चौला या मूंगफली। जैसे कि मैंने काफ़ी बार बताया है, चौला और मूंगफली। तो मैंने काफ़ी बार बताया है कि जो कि आपकी कवरिंग क्रॉप होती है, जैसे कि चौला वगैरह हो गया, मूंगफली वगैरह हो गया, इनके एग्जाम्पल काफ़ी पहले भी अपन ने इनका जिक्र कर चुके हैं। तो ऐसे क्या होगा कि जैसे कि सपोज करो कि आपके पास में ज़्यादा बरसात हो रही है, तो यहाँ से पानी क्या होगा कि रिस्कर आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? होल्ड हो जाएगा। तो आपका सोइल इरोजन होगा, तो इसकी वजह से सोइल इरोजन हो नहीं पाएगा। जो यहाँ पे से ज़्यादा पानी आ रहा है वो यहाँ से आगे जा नहीं पाएगा। तो उससे क्या होगा आपकी कि जो सोइल का कटाव है वो रुक जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसका मैं एक बार डायग्राम बताता हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपके अपने पास में ये क्रॉप दी गई है, तो फ्रेंड्स इसके अंदर अच्छे से क्रॉप आ नहीं रही है, तो इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, एक तो लगाते हैं, ये बीच बीच के अंतर्गत लगाई गई है, ये है कवर क्रॉप, है ना, कवर क्रॉप। और ये है अपनी जो कि अपन जो मुख्यतः क्रॉप लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने मेज़, तो ये मेज़ हो गया। और जो कवर क्रॉप के रूप में यूज़ ले रहे थे जैसे कि ग्राउंड नट या फिर आपका चौला या काउपी, तो ये लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी इरोजन वगैरह होगा वो हो नहीं पाएगा और इससे जो सोइल के अंतर्गत जो मॉइस्चर है वो कंटेंट भी अच्छे से बना रहेगा। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अब ये आपके थे मेथड्स, जितने भी एग्रीकल्चर वाले थे या जो अपन कृषि से संबंधित उपाय कर रहे थे वो थे। अब बात करेंगे अपन मैकेनिकल मेथड्स की कि यांत्रिक मेथड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन ने बात किया कि जहाँ पे 2% से कम ढलान था वहाँ पे अपन कृषि क्रियाएं कर रहे थे, है ना, या फिर कृषि संबंधित उपाय अपना रहे थे। लेकिन जहाँ पे 2% से ज़्यादा होता है
है ना। अगर 2% से आपका ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे 2% से ज़्यादा ढलान है आपकी सोइल का, तो वहाँ पे कौन से अपन सोइल कंजर्वेशन के लिए अपनाएंगे, वो अपनाएंगे अपन यांत्रिक उपाय या फिर मैकेनिकल मेथड्स अपनाएंगे। तो इसके अंतर्गत साफ साफ दिया गया है, कृषि संबंधित उपाय के पूरक पूरक के लिए अपनाया जाता है जब भूमि का ढलान 2% से अधिक हो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है डायरेक्ट ही, कि जो मैकेनिकल मेथड्स हैं वो अपन कब यूज़ करते हैं, ढलान 2% से कम हो, 2% से ज़्यादा हो, या फिर बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे भी आपको याद रखना है। तो चलिए, अब 2% से अधिक हो तो इसके अंतर्गत अलग अलग कैटेगरीज आती है, कि 6% के ऊपर, 2 से 10% के ऊपर, इसके अलावा 3 से 10% ढलान होने पर, तो उसकी भी अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे टॉपिक की ओर। तो आपके पास में सबसे पहले आता है कंटूर बडिंग। जो बंडिंग, तो बंडिंग क्या होती है, पहले तो आप इस चीज़ को समझिए। जैसे कि अपने पास में ये एक फील्ड है, तो इसके अंतर्गत जैसे कि अपन ने लगा लिया यहाँ पे, ये बीच के अंतर्गत पूरी क्रॉप, ऐसे अपन ने क्रॉप लगा रखी है, ये पूरी अपनी क्या लगी हुई है, क्रॉप। तो इसके अंतर्गत जैसे कि ग्रेडेड बंड बंड होता है, तो वो क्या होता है कि जैसे कि जो अपने अधिक वर्षा वाली होती है, वहाँ पे अपन क्या करेंगे, इनको अपनाएंगे। एक तो होता है कंटूर बंड और एक होता है ग्रेडेड। तो बंड का मतलब क्या होता है आपका, पहले ये समझना जरूरी है कि जो साइडों के अंतर्गत जो बनाई जाती हैं मोटी मोटी मेड टाइप की सी, जिसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी ग्रास वगैरह लगा सकते हैं या फोडर क्रॉप लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहता है कि अगर फोडर क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं तो उससे अपने को फॉरेज वगैरह भी मिल जाता है। और जो ये है बंड, तो वो क्या होता है, काफ़ी मजबूती से बना हुआ रहता है। तो आपको समझ में आया होगा कि अपन इसके अंतर्गत क्या लगाएंगे, बर्ड्स लगाएंगे, या फिर साइडों के अंदर जो अपन मिट्टी की ढेरिया बनाते हैं साइडों के अंतर्गत, है ना, हेज टाइप किसी, उसी टाइप को ही अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे बंड बोलते हैं। आई होप इस चीज़ को समझ पाए होंगे आप। अब बात करते हैं ग्रेडेड बंड की, है ना। तो इसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि जो आपकी ग्रेडेड बंड होती है, तो उसके अंतर्गत जैसे कि कंटूर बंड हो गया, है ना। तो कंटूर बंड के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि जैसे कि आपकी ढलान है, तो आपका ढलान कितना होगा, 6% तक ढलान है, तो वहाँ पर अपनाया जाता है। और उच्च रिसाव और पारगम्य वाले शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। तो मैं इसका एक बार कंटूर बंड का क्या दिखाता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि ये आप देख पा रहे हो। अब अपन ने डेफिनेशन की क्या बात की फ्रेंड्स, कि इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो भूमि का ढलान होगा वो 6% तक अपनाया जाता है। अगर 6% तक ढलान है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, अपनाया जा सकता है। और उच्च रिसाव और पारगम्यता वाले शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है। जैसे कि अपने पास में ये फील्ड है, तो यहाँ पे अपने क्या हुआ है, क्रॉप उग रही है, ये क्रॉप उगी हुई है। अगर यहाँ पे जो बर्ड होगा ना, तो बर्ड क्या होगा अपना, बर्ड ये रहेगा, ये अपना मुख्य। तो यही आपको याद रखना है। अब इसके पास पास में अपन ये छोटी छोटी खाइयाँ बना देंगे, तो यहाँ से जो भी ही अगर एक्सेस वाटर होगा या अधिक वाटर होगा, जैसे कि ज़्यादा रेनफॉल वगैरह हो गई, अधिक वर्षा के कारण यहाँ पे पानी पानी हो गया, तो इस ढलान के कारण ये पानी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो हल्का हल्का है, तो उसको अपन वाटर को भी कंजर्व कर सकते हैं और आगे क्रॉप के अंतर्गत भी यूज़ ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो आपकी ये क्रॉप है, इसके अंतर्गत मिट्टी साथ में एक साथ कटाव नहीं होता, बहाव कम होने के कारण इसके अंतर्गत जो सोइल इरोजन है उसकी समस्या भी काफ़ी कम पाई जाती है। तो आई होप आप इसे समझ पाए होंगे कंटूर बर्ड को। अब बात करें ग्रेडेड बंड। जो ग्रेडेड बंड होता है उसके अंतर्गत भी अपन यही सेम चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत जो ढलान होता है वो क्या होता है, 2 से 10% तक क्या होता है, ढलान होता है। और इसके अंतर्गत जो वर्षा होती है वो भी क्या होती है कि 800 mm से अधिक वर्षा होती है ना। 800 mm से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाता है। और यह मुख्यतः दो ही चीज़ अपनाई जाती है भारत के अंतर्गत, या तो कंटूर बर्ड या फिर ग्रेडेड बंडिंग, ये दो ही बंडिंग अपनाई जाती है। इसके अलावा मैं बात करूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसके अंतर्गत भी जैसे ग्रेडेड बंडिंग की गई है, कि जैसे कि आपके पास में ये पानी का जो बर्ड है ये लगाया गया है, यहाँ पे जो भी आपके क्रॉप लगी हुई है यहाँ से एक्सेस वाटर था, तो वो धीरे धीरे रिस्क कर क्या होगा कि आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और इसके थ्रू अपन जैसे ही आगे अगर क्रॉप में ज़रूरत है तो अपन आगे भी इसके अंतर्गत यूज़
कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अब इसके अलावा मैं बात करूँ, नेक्स्ट आपके सामने आता है सब सोइलिंग, है ना। तो सब सोइलिंग के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि इसके अंतर्गत सब सोइलिंग द्वारा 30 से 60 सेंटीमीटर गहराई और 90 से 80 सेंटीमीटर के अंतराल पर मिट्टी के हार्डपन को तोड़ना, वही क्या कहलाता है, सब सोइलिंग। जैसे कि आपने अगर सोइल प्रोफाइल पढ़ी है, अपन ने पहले भी एक वीडियो डाल रखा है, तो उसके माध्यम से भी आप देख सकते हो। तो सब सोइलिंग क्या होती है कि जैसे सोइल प्रोफाइल देखते हैं, तो सोइल प्रोफाइल पहले बात तो किसे कहते हैं, वर्टिकल सेक्शन ऑफ दिस सोइल। कि अगर अपन मृदा को ऊर्ध्वाधर तरीके से काटते हैं तो अलग अलग संस्तर दिखाई देते हैं, उसे ही मिलाकर सबको क्या कहते हैं, सोइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका। तो उसके अंतर्गत अपने को अलग अलग संस्तर देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा कि जैसे कि ऊपर ऊपर कौन सा संस्तर पाया जाता है, ओ संस्तर, फिर ए संस्तर, और फिर बी संस्तर, है ना, और फिर नीचे ए ओ बी सी, और फिर नीचे नीचे कौन सा संस्तर पाया जाता है, आर संस्तर पाया जाता है, आर संस्तर। तो ऐसे ही अपन काफ़ी बार पढ़ा होगा आपने कि जो ओ संस्तर होता है वो आपके जंगलों के अंतर्गत पाया जाता है, जो वर्जिन सोइल वगैरह होती है जहाँ पे कभी कल्टीवेशन नहीं किया गया हो, उसे क्या कहते हैं, ओ संस्तर, है ना, या ओ होराइजन। या फिर मैं बात करूँ ए होराइजन की, तो ए होराइजन दो होराइजनों से मिलकर बना होता है। तो एक तो ए होराइजन होता है और एक ए ई होराइजन से मिलकर बना हुआ होता है। तो उसके अंतर्गत भी आपके क्या हुआ कि जो भी आप कृषि क्रियाएं करते हो वो आप कौन से होराइजन में करते हो, ए होराइजन में करते हो। लेकिन जो बी होराइजन होता है तो उसके अंतर्गत क्या होता है, इसके मुकाबले हार्डनेस ज़्यादा होती है। तो सब सोइलिंग किसे कहते हैं, और बी होराइजन को अपन क्या कहते हैं, सब सोइलिंग या सब सोइल, है ना। सब सोइल किसे कहते हैं, बी होराइजन को कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि अपने पास में जैसे ये मिट्टी है, तो 30 से 60 सेंटीमीटर गहराई पर, 30 से 60 सेंटीमीटर गहराई पर जाओगे तो उसकी हार्ड लेयर होती है उसको तोड़ेंगे, है ना। और जो 90 से 80 सेंटीमीटर, जो 90 से 180 सेंटीमीटर, जैसे कि अपने पास में ये पूरा फील्ड है, तो उसके अंतर्गत अपने को 30 से 60 सेंटीमीटर गहराई पे तोड़ना है। उसके अलावा जो इनकी दूरी रखी जाएगी, इनके बीच के अंतर गैप रखा जाएगा, वो रखा जाता है आपका 90 से 180 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर, यानी अंतराल के ऊपर इनका मिट्टी का हार्डपन तोड़ते हैं, उसे ही क्या कहते हैं अपन, सब सोइलिंग। इससे हार्डपन को तोड़ने से क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे इसके अंतर्गत कोई भी पानी वगैरह जाएगा तो वो ए संस्तर के अंतर्गत ही रुक जाता है और यहाँ से इवापोरेट हो जाता है या फिर वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका पानी का ह्रास हो जाएगा। तो ये पानी अगर नीचे की ओर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर कंजर्व हो जाएगा। तो नीचे जल्दी से क्या होगा कि सोइल हीट नहीं हो पाएगी और वाटर इवापोरेट हो नहीं पाएगा। तो ऐसे ही अपन क्या करते हैं, हार्ड लेयर को तोड़ देते हैं जिससे कि पानी नीचे तक जाए और यहाँ पे नीचे स्टोर हो सके। तो अपन आपको आई होप आप लोगों को समझ में आएगा सब सोइलिंग क्या कहलाता है। सब सोइलिंग के द्वारा अपन 30 से 60 सेंटीमीटर की गहराई तक तोड़ते हैं और जो इनका अंतराल रखा जाता है वो 90 से 180 सेंटीमीटर के अंतराल पर इस मिट्टी का हार्डपन तोड़ना ही क्या कहलाता है, सब सोइलिंग। तो इसके साथ साथ ही आपको प्रोफाइल के अंतर्गत मैंने समझाया वो भी आप लोगों के समझ में आया होगा। अब ये काफ़ी अच्छा मेथड है जो BBF, जिसे कि ब्रॉड बेड और फ्लो मेथड बोलते हैं, या ब्रॉड बेड फ्लो मेथड बोला जाता है। यह मुख्यतः अपनाया जाता है जो काली मिट्टी वगैरह होती है जहाँ पे कि वाटर इरोजन की काफ़ी समस्या पाई जाती है। तो वहाँ पे क्या है कि एक्सेस वाटर करने की, जैसे कि मॉल नालियाँ ये बनानी पड़ती है ना, तो वहाँ पे ये अपने को मेथड्स अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत काफ़ी अच्छा मेथड्स है फ्रेंड्स, अगर आप इमेज देखोगे तो उससे आप अच्छे से समझ पाओगे। तो चलो मैं ब्रॉडबैंड मेथड्स की आपको पिक दिखाता हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ पाओ। ये देखिए, ये मेथड्स आपका BBF है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि आपका जो कल्टीवेटर या हेरो वगैरह जो भी होता है ना, जो इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं, उसके अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं गहरे वाले और साइडों के अंतर्गत, और अंदर लगे हुए होते हैं हल्के वाले। तो उसके अंतर्गत क्या करते हैं अपन कि जैसे कि अपन ने ये क्रॉप उगा दी, यहाँ पे क्रॉप अपन ने ग्रो कर ली और उसके साइडों में कुछ क्रॉप यानी कि गैप देकर वहाँ पे गहरी हल्की नालियाँ बना देते हैं, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे अधिक वर्षा होगी, अधिक पानी आएगा, तो यहाँ से अधिक पानी वगैरह भी आने पर क्या होगा कि ये पानी साइडों में रिस कर चला जाएगा और इस नालियों के द्वारा साइड में एक्सेस हो जाएगा या बाहर निकल जाएगा। तो अब इसके डेफिनेशन से समझाता हूँ जिससे कि आप और भी आसानी से समझ पाओगे। इसके अंतर्गत होता क्या है फ्रेंड्स कि गहरी काली मिट्टी में वर्षा के जल प्रबंधन के लिए उपयुक्त है। यह मानसून की अवधि के दौरान सतह जल का निकास
कि एक समस्या है कि अगर आपके पास में काली मिट्टी वगैरह है तो वहाँ पे अधिक वर्षा होती है, तो वहाँ पे जल निकास की एक मुख्य समस्या पाई जाती है, तो इसीलिए इसको अपनाया जाता है। तो यह काली मिट्टी के अंतर्गत अपनाया जाता है। जैसे कि आपके सामने ये सोयाबीन की क्रॉप लगी हुई है, या फिर अगर सैंडी सॉइल वगैरह हो, तो अगर मूंगफली वगैरह है, मूंगफली वगैरह के अंतर्गत भी आप लोगों को पता है कि अगर अधिक वर्षा हो जाती है तो उसके अंतर्गत भी काफ़ी समस्या हो जाती है। तो मूंगफली और सोयाबीन के अंतर्गत मुख्यतः अपनाया जाता है। तो यहाँ पे सोयाबीन की ये क्रॉप लगी हुई है, यहाँ पे अधिक वर्षा होगी तो ये एक्सेस वाटर है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, और इससे अपन क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, फील्ड से बाहर निकाल देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसके अलावा मैं नेक्स्ट बात करूँ, जिग टेरेसिंग, है ना, जिग टेरेसिंग। तो आपको पहले तो ये सिंपल सी एक दिमाग में अंतर्गत जो इमेज रखनी है वो क्या रखनी है, जिंक टेरेसिंग। इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स कि जो ढलान होगा वो आपका 3 से 10% तक क्या होगा, ढलान रहेगा, है ना। 3 से 10% तक क्या होगा, आपका ढलान रहने वाला है। तो 3 से 10% क्या होगा, आपका ढलान रहेगा। और इसमें क्या होगा कि मध्यम से उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इसके मध्य क्या होगा कि आपकी गहरी मिट्टी में किया जाता है। जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये आपकी क्रॉप लगाई हुई है, और बीच के अंतर्गत जो ये टेरेस बने हुए हैं, इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो भी आपका पानी वगैरह है या वर्षा वगैरह है, तो वो क्या होगा, पानी एक साथ नीचे फ्लो नहीं होगा, जिससे कि कटाव वगैरह नहीं होगा, और ये पानी यहाँ पे स्टोर होगा, और इसके फ्लो को कम कर करके ये धीरे धीरे रिसता हुआ नीचे आएगा, जिससे क्या होगा कि आपका मिट्टी का कटाव वगैरह नहीं हो पाएगा। और इससे ये क्या करते हैं कि छतों का निर्माण कर देते हैं अपन इसके अंतर्गत। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक ये फ्लोर बन गया, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो फिर यहाँ पे ये एक फ्लोर क्रिएट हो गया। तो आपको समझ में आएगा। और ये ज़्यादातर जिगजैग आकृति के अंतर्गत पाए जाते हैं ना। अब ये देख सकते हो आप ऐसे, है ना, जिगजैग आकृति के अंतर्गत पाए जाते हैं ज़्यादातर, या की जाती है। अब इसके डेफिनेशन की ओर चलूँ तो डेफिनेशन आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे इस चीज़ को, कि जैसे आपके सामने दी गई है जिग टेरेसिंग, यह है 3 से 10% ढलान वाली मृदाओं में अपनाते हैं, और इसके अंतर्गत मध्यम से उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में जिंक टेरेसिंग का निर्माण मध्यम से गहरी मिट्टी में किया जाता है। जिंक छतों का निर्माण जो मध्यम से गहरी मिट्टी होती है उनके अंतर्गत मध्य किया जाता है। अब बात करते हैं बेच टेरेसिंग की। अब बेच टेरेसिंग भी इसी की तरह ही अपनाई जाती है, सेम इसी तरीके से किया जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत जो ढलान होगा आपका 16 से 33% तक ढलान होता है, एवं जमीन उथल पुथल हो जाती है। इसके अंतर्गत जैसे कि सपोज करो कि आपके पास में ये कोई जगह है, तो इसके अंतर्गत जैसे कि यहाँ से अगर वर्षा होती है तो पानी आता है, तो ये ढलान अगर ज़्यादा है, तो जैसे कि आमतौर पे अपन ने बात की, तो जो कम ढलान होगा वो ऐसे होगा कि 2 से 10% तक का, लेकिन ये 16 से 33% है, तो ये अधिक ढलान होने के कारण क्या होगा, आपके यहाँ पे अधिक बारिश होगी, और बारिश होने से यहाँ पे पानी के साथ साथ मिट्टी बहकर और नीचे की ओर आ जाती है। तो इससे क्या होगा कि आपकी ज़मीन ही ऊपर से नीचे की ओर आ जाती है, तो ज़मीन क्या हो जाती है, आपकी उथल फुथल हो जाती है। तो अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप लोग कि जहाँ पर ढलान कितनी होगी 16 से 33% है, ज़मीन भी क्या हो जाती है, उथल फुथल हो जाती है, ऊपर से नीचे की ओर आ जाती है। तो ये भी कुछ इसी प्रकार से किया जाता है। जैसे कि मैं इमेज दिखा दूँ आपको, ये आपकी देख सकते हो, इसके अंतर्गत दिया गया है। तो इसके अंतर्गत जो ये लगाए हैं अपन ने बंड्स बनाए हुए हैं, इसके अंतर्गत भी एक तरीके से यहाँ पे बीच के अंतर्गत अपनी मुख्य फसल लगी हुई है, यहाँ पे हेज वगैरह लगा रखी है, ताकि क्या होगा कि एक साथ यहाँ पे क्या नहीं हो, अपनी रन ऑफ नहीं हो, और उससे मिट्टी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं आए। इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, बेंच टेरेसिंग अपना रहे हैं। तो ये आपकी पिक है वो किसकी हो जाएगी, बेंच टेरेसिंग की, है ना। तो आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अब बात करूँ मैं नेक्स्ट मेथड्स की, तो ये काफ़ी अच्छे मेथड्स हैं, इसे आप डेफिनेशन से भी आसानी से समझ पाए होंगे। वेजिटेटिव बैरियर्स किसे कहते हैं, यह आसपास में लगाए गए बाग है, आमतौर पर कटाव नियंत्रण के लिए घास या झाड़ियों के कुछ पंक्तियों में समोच्च के साथ उगाई जाती है। जैसे कि आपकी फील्ड है, और खासकर ये घास लगाया जाता है जिसे कि खस घास कहा जाता है, जिसका नाम क्या है, वाइटिवेरा जिलेनिका, है ना, वाइटिवेरा जिलेनिका इसका नाम है। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जैसे कि अपने पास में ये कोई बाग है, इसके अंतर्गत जैसे कि अपनी ये क्रॉप लगी हुई है, यहाँ पे अपने क्या है, क्रॉप लगी हुई है। तो इसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसके साइडों के अंतर्गत अपन यहाँ पे जो झाड़ी नुमा पौधे होते हैं उनको लगा देंगे।
ताकि ये क्या करे कि घास या झाड़ीनुमा पौधे लगाएंगे, इससे क्या होगा कि जो आपकी खेत की मिट्टी है वो बाहर की ओर भी नहीं आ पाएगी और बीच बीच के अंतर्गत भी कुछ पौधे लगा देते हैं। तो यानी कि बात करते हैं कि वेजिटेटिव बैरियर्स, इसके अंतर्गत अपन कोई भी मेड वगैरह या फिर कोई ढलान वगैरह इसके अंतर्गत क्रिएट नहीं करते, ओनली फॉर वेजिटेटिवली, यानी कि पौधों को उगा कर ये सब कुछ किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट मैं बात करूँ लंबवत खाइयाँ, है ना, वर्टिकल जो मल्चिंग होती है उसे कैसे यूज़ करेंगे। तो कुछ अंतराल पर ढलान के विपरीत संकीर्ण खाइयों को खोदना और इन खाइयों में पुआल या फसल के अवशेषों को रखना, यह ज़्यादातर कॉफ़ी के बागों के अंतर्गत यूज़ की जाती है। तो कॉफ़ी के बागों के अंतर्गत यूज़ की जाती है। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, जैसे कि फ्रेंड्स अपने पास में ये कोई फील्ड है, इसके ढलान है, तो ये ढलान इधर है, तो इसके विपरीत अपन बीच के अंतर्गत क्या करते हैं, खाई खोद देते हैं और खाई खोद कर उसके अंतर्गत जो फसल के अवशेष वगैरह हैं वो डाल देते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या होगा, जो से आपका यहाँ रन ऑफ होगा तो ये पानी क्या होगा, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ से आगे की ओर नहीं जा पाएगा। तो बीच बीच के अंतर्गत ऐसे बना देते हैं बैरियर्स वगैरह, तो उसे ही क्या कहते हैं अपन, वर्टिकल मल्चिंग कहते हैं, या फिर अपन क्या कहेंगे, किसी की लंबवत खाइयाँ कहेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।